साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, इस कोविड-19 के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है। तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, शिक्षा विभाग ने प्रश्न बैंक जारी किए हैं और इन प्रश्न बैंकों में से परीक्षा में बच्चों को काफ़ी मदद मिलने की उम्मीद है। और अपने विद्यालय के बच्चों की आग्रह पे मैंने जो बड़े प्रश्न हैं उनको कुछ दूसरी तरह से हल करने का प्रयास किया है। आशा है ये सभी को उपयोगी साबित होंगे। अभी मैं इस भाग में अध्याय 7 यानी साम्यावस्था के जो 4 अंक वाले प्रश्न हैं उनकी चर्चा यहाँ करूँगा। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो ये है, आप अपने पास प्रश्न बैंक रख लीजिए, देख लीजिए। प्रश्न मैं बोलता जा रहा हूँ। स्थिर ताप पर बंद पात्र में एक द्रव अपनी वाष्प के साथ साम्यावस्था में है तथा अचानक पात्र का आयतन बढ़ जाता है तो क्या होगा? ये पहला प्रश्न है 4 नंबर में। यदि स्थिर ताप पर अचानक आयतन बढ़ जाता है तो साम्य भंग हो जाएगा। चूँकि पात्र बंद है लेकिन आयतन एकाएक बढ़ गया तो उस जो पात्र में द्रव है उसकी वाष्प को अधिक जगह मिल जाएगी और वह पूरे आयतन में फैल जाएगी। तो जब पूरे आयतन में फैलेगी तो सतह पर वाष्प का दाब कम हो जाएगा, लेकिन जो द्रव के अणु हैं वे और तेजी से वाष्पित होने लगेंगी और धीरे धीरे पुनः वाष्प का दाब बढ़ने लगेगा और एक बार फिर से बढ़ते बढ़ते पुनः साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी और इस स्थिति में वाष्प दाब पुनः पूर्व की स्थिति में ही आ जाएगा। अर्थात वाष्प दाब पर आप जैसे जानते हैं कि वाष्प दाब क्या होता, साम्यावस्था में द्रव के ऊपर उसकी वाष्प द्वारा डाला गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। ये जो वाष्प दाब है ये आयतन के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। यहाँ पे हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रारंभ में ये आयतन था, इसमें यहाँ से यहाँ तक द्रव भरा हुआ है नीचे और इसके ऊपर से यहाँ पे इसके कुछ कण वाष्पित हो गए हैं, ऊपर हैं। लेकिन जैसे ही हमने इसके आयतन को फैला दिया तो ये इतना हो गया, तो ये क्या हुआ, द्रव के उतने ही कण थे, जब तुरंत फैलाए तो उतने ही कण पूरे में फैल गए, ये विरल हो गए, इसका दाब कम हो गया। लेकिन ये और अधिक मात्रा में इसके अणु वाष्पित होने लग जाते हैं और साम्यावस्था में पुनः ये वाष्प दाब पहले जितना ही हो जाता है। इसलिए वाष्प दाब केवल ताप पर निर्भर करता है, आयतन या द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। अब हम देखें दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखते समय शुद्ध द्रवों एवं ठोसों को उपेक्षित किया जा सकता है। यानी इसमें शुद्ध द्रवों का और शुद्ध ठोसों का सांद्रण नहीं लिखा जाता या उसको छोड़ा जा सकता है। इसके पीछे देखिए, इसके पीछे तर्क ये है कि शुद्ध द्रव अथवा शुद्ध ठोस, इसका जो मूलर सांद्रण है वो हमेशा स्थिर रहता है, ये उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता। केवल सांद्रण पे कौन निर्भर करता है, या तो जलीय विलयन हो वो निर्भर करता है या गैसीय विलयन हो वो निर्भर करता। तो मान लें हमने एक्स आपकी स्पीसीज है, वो लिक्विड है तो उसका सांद्रण स्थिर रहेगा, और एक्स सॉलिड स्पीसीज है तो उसका सांद्रण भी स्थिर रहेगा और इनके मान स्थिर रहते हैं। जब ये मान स्थिर रहते हैं तो हम इनको स्थिरांक में मर्ज कर सकते हैं और हम गणना में सरलता के लिए ऐसा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक क्रिया आपको दिख रही है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है और ये कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पे हम देखें, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है और कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना ये भी ठोस अवस्था में
कार्बन डाइऑक्साइड केवल गैस अवस्था में है। इसका हम साम्य अवस्था जो साम्य स्थिरांक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Kc बराबर K बराबर CaO सॉलिड, इसका सांद्रण गुणा CO2 का सांद्रण गैस का, और कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड इसका सांद्रण। अब चूंकि हम जानते हैं ये ठोस है तो इसका सांद्रण स्थिर रहेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट ठोस है तो इसका सांद्रण भी स्थिर रहेगा। तो हम इन दोनों के मान को K के साथ मर्ज कर सकते हैं। देखिए ऐसा करेंगे, इसको जो Kc है यानी जो K का मान है साम्य स्थिरांक Kc, इसको हम क्या करें, इनको कैल्शियम कार्बोनेट के सांद्रण को पक्षांतरित करें और कैल्शियम ऑक्साइड के सांद्रण को पक्षांतरित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का सांद्रण यहाँ आएगा ऊपर और कैल्शियम ऑक्साइड का सांद्रण यहाँ पर नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये Kc गुणा कैल्शियम कार्बोनेट का सांद्रण बटे कैल्शियम ऑक्साइड का सांद्रण बराबर CO2 का सांद्रण। अब चूंकि ये दोनों स्थिर हैं तो हम इस पूरे का मान क्या रख देंगे, K-C, ये भी स्थिरांक होगा। तो जो नया साम्य स्थिरांक K-C है ये काय के बराबर होगा, CO2 के सांद्रण निर्भर करेगा। इसलिए हम सरलता के लिए जो स्थिर सांद्रण वाले पद हैं उनको हम साम्य स्थिरांक में सम्मिलित कर सकते हैं और हम गणना को आसान कर सकते हैं। इस कारण से ही जो ठोस और द्रव जो शुद्ध अवस्था में होते हैं उनको हम उपेक्षित कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, एक गैसीय अपक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक Kc का मान हमें दिया है। Kc बराबर है NH3 इसकी पावर 4 है और O2 पे पावर 5 है, NO पे पावर 4 है, H2 पे पावर 6 है। इसका हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है तो ये बिल्कुल आसान है, आपको पता है। Kc बराबर क्या होता है, उत्पाद की मूल सांद्रण का गुणनफल बटे अभिकारक की मूल सांद्रणों का गुणनफल, और इसमें जो घातें लगाई जाती हैं वो इनके गुणांक होते हैं, यानी ये इनके मूलों की संख्या बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए उत्पाद अभिकारक के मूल नीचे रहते हैं, तो ये देखिए NO पे 4 की घातें हैं तो ये 4 मूल हो जाएंगी, H2O पे 6 की घात है तो यहाँ जी 6 मूल हो जाएंगी, और अमोनिया NH3 पे 4 की घात है तो 4 अमोनिया हो जाएंगी, और ऑक्सीजन पे 5 की घात है तो ये 5 ऑक्सीजन हो जाएंगी। और इनको हम देखते हैं तो ये रासायनिक समीकरण हमें संतुलित दिखाई देता है। जैसे नाइट्रोजन के 4 परमाणु हैं तो इधर भी 4 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पे 8 परमाणु हैं तो यहाँ भी 4 4 3 12 परमाणु हैं तो यहाँ भी 6 दूनी 12 परमाणु हैं। ऑक्सीजन यहाँ 5 और 6 11 हैं, नहीं 4 और 6 10, तो यहाँ भी 5 दूनी 10 हैं। इस तरह से समीकरण संतुलित है। तो इसका जो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा वो इस तरह होगा, 4NO + 6H2O बराबर 4NH3 + 5O2। चौथा प्रश्न देखें तो चौथे प्रश्न में हमें दिया है कि निम्नलिखित ऊष्माशोषी अपक्रिया के अनुसार ऑक्सीकरण द्वारा डाई हाइड्रोजन गैस प्राकृतिक गैस से प्राप्त की जाती है। ये जो समीकरण इसका दिया है, CH4 गैस + H2O गैस बनता है CO गैस + 3H2 गैस। इसमें हमें पूछा गया है कि इस अभिक्रिया के लिए Kp का व्यंजक लिखिए, यानी दाब के पदों में हमें साम्य स्थिरांक लिखना है। तो दाब के पदों में साम्य स्थिरांक लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, आप जानते ही हैं, पहले हमें उत्पाद की दाब लिखना होते हैं। तो प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और फिर यहाँ पे इसके जो गुणांक हैं उसका गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ तो गुणांक 1 है तो उसमें उसकी घात 1 रहेगी, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का प्रेशर, इसकी गुणांक कितने हैं, 3 है तो हम इसकी घात 3 कर देंगे। यहाँ पे अब नीचे आ जाएंगे अभिकारकों पे, तो मेथेन गैस है, इसका प्रेशर है, इसका गुणांक भी 1 है तो इसकी घात 1 रहेगी, और यहाँ पे H2O गैस है, इसका प्रेशर और इसकी घात 1 रहेगी। इस तरह से इनकी घात 1 रहेंगी और हाइड्रोजन की घात 3 रहेगी। तो इस तरह से Kp की मान हो गया, Kp बराबर PCO PH2 की पावर 3 और PCH4 और PH2। इस तरह से ये आपका चौथे सवाल का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है कि उपरोक्त अपक्रिया
जो केपी एवं अपक्रिया मिश्रण का साम्य पर संगठन किस प्रकार प्रभावित होगा यदि उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि साम्यावस्था पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात इसमें इस अपक्रिया में भी आप यदि किसी साम्य पर संगठन में यदि हम उत्प्रेरक लगा दें तो दोनों अग्र अपक्रिया और प्रतीप अपक्रिया दोनों अपक्रियाएं समान रूप से उत्प्रेरित होंगी, तो इसके साम्य संगठन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही इसके जो स्थिरांक है उस पर प्रभाव पड़ेगा। अब हम देखें अगला प्रश्न है, इसमें दिया है भौतिक विक्रमों में साम्यावस्था के सामान्य अभिलक्षण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5। तो जो भौतिक विक्रम है यानी ठोस से द्रव और द्रव से गैस और ठोस से गैस या द्रव से माने शुद्ध द्रव से विलयन यानी विलायक और विलयन के बीच में साम्यावस्था, तो इस तरह से जो ठोस माने जो भौतिक विक्रम होते हैं उनमें जो साम्यावस्था होती है उनके कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं। यहाँ पे हम जो सबसे पहला करैक्टरिस्टिक है इनका सामान्य विलक्षण ये है कि किसी निश्चित ताप पर केवल बंद निकाय में ही साम्यावस्था स्थापित की जा सकती है, यानी किसी खुले निकाय में साम्यावस्था स्थापित नहीं हो सकती। दूसरा है साम्यावस्था पर दो विरोधी अपक्रियाएं समान वेग से चलती हैं। जैसे हम यदि द्रव और गैस साम्यावस्था की बात करें तो उस द्रव की उतनी ही मात्रा बाष्पित होगी, उसी समय में उतने ही बाष्प संघनित होकर के द्रव में बदलेगा, यानी बाष्पन और संघनन ये दोनों प्रोसेस समान गति से चलेंगी। तीसरा करैक्टरिस्टिक है इसका, साम्य निकाय के सभी मापनीय गुण स्थिर होते हैं। सभी मापनीय गुण स्थिर होते हैं मतलब ताप, दाब, आयतन ये साम्यावस्था में स्थिर रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और एक चौथा अभिलक्षण करैक्टरिस्टिक है इसका कि जब भौतिक साम्य स्थापित होता है, जैसे द्रव और बाष्प का साम्य स्थापित होता है तो बाष्प भाव स्थिर रहता है, ठोस और द्रव साम्य स्थापित होता है तो गलनांक स्थिर रहता है, विलेय और विलयन में जब बाष्प दाब रहता है माने जब विलेय सॉलिड के रूप में रहता है या एक्वस के रूप में रहता है तो इस समय इसकी सांद्रता स्थिर रहती है। तो इस तरह से ये चीज़ें स्थिर रहती हैं। अगला करैक्टरिस्टिक है किसी भी समय राशियों का मान यह दर्शाता है कि साम्य तक पहुंचने के पूर्व भौतिक विक्रम किस सीमा तक आगे बढ़ चुका है। ये हो गए इसके अभिलक्षण या करैक्टरिस्टिक्स। छठवां प्रश्न है, इसमें पूछा गया है साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले ला-सातेलिए का सिद्धांत। तो जो ला-सातेलिए या ली-सातेलिए नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया कि जब हम साम्यावस्था किसी निकाय की साम्यावस्था होती है उसको निर्धारित करने वाले कारकों जैसे ताप है, दाब है, सांद्रता है, इनमें से किसी एक में परिवर्तन करें तो साम्यावस्था उस ओर अग्रसर होती है जिससे किए गए परिवर्तन का प्रभाव या तो समाप्त हो जाता हो या घट जाता हो। एक बार फिर से समझ लीजिए, इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय की साम्यावस्था को निर्धारित करने वाले कारकों जैसे ताप, दाब, सांद्रण, इनमें से किसी में परिवर्तन होने पर साम्यावस्था उस ओर अग्रसर होती है जिससे किए गए परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए या कम हो जाए। उदाहरण के तौर पर यदि हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनने की प्रोसेस को देखें तो इसमें हम देखते हैं कि अभिकारकों के कितने मूल भाग ले रहे हैं, 4 मूल भाग ले रहे हैं और उत्पाद के 2 मूल बन रहे हैं। तो ऐसे में यदि हम इस अभिक्रिया में दाब को बढ़ा दें तो अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये दाब किधर कम हो रहा है, यहाँ देखिए इस तरफ है 4 मूल और इस तरफ बचे केवल 2 मूल। तो 4 मूल का आयतन ज़्यादा होगा 2 मूल का, तो 4 मूल का आयतन ज़्यादा होता 2 मूल का कम होगा, तो जब 4 मूल से 2 मूल बनने हैं वो प्रोसेस कम होगी क्योंकि दाब बढ़ा दिया गया है, तो वो दाब कम करने वाली प्रोसेस बढ़ जाएगी, यानी अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न में कुछ पदार्थ दिए हैं, इनके हमें पीएच मान लिखना है, तो इनके पीएच मान आप नोट कर लीजिए। दूध का पीएच लगभग 6.8 होता है, काली कॉफ़ी का पीएच लगभग 5 होता है, टमाटर
का 100 से इसका पीएच भी लगभग 4.2 होता है, चूँकि इसमें वेरिएशन रहता है कि कौन कितना टमाटर की क्वालिटी और भी इसको प्रभावित करती है। इसी तरह से नींबू पानी में भी नींबू पानी की सांद्रता प्रभावित करती है, ये लगभग 2.2 होता है। तो ये उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है कितना नींबू का रस डाला, कितना पानी डाला। अब 8वां प्रश्न पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज लुईस अम्ल है और कौन सी अम्ल ही पूछा गया है, क्षार भी अपन समझ लेंगे इसमें। तो कौन सी लुईस अम्ल है इसको देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, जो लुईस ने उन यौगिकों के अम्ल और क्षार के रूप वर्गीकृत किया है जिनमें प्रोटॉन का अभाव होता है, जिनमें प्रोटीन नहीं हो, तब भी उन्होंने अम्लीय और क्षारीय में उसको वर्गीकृत किया है। यहाँ पर जो दिए हैं H2O, BF3, H4, NH4, CO3+ और Mg3+ NH3, तो इन्हें हम लुईस अम्ल और लुईस क्षार में वर्गीकृत करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लुईस अम्ल वे हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, और लुईस क्षार वे हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं या देते हैं। तो यहाँ पे देखें, BF3 एक लुईस अम्ल है क्योंकि ये NH3 से एक लोन पेयर लेकर के BF3 NH3 बनाती है। यहाँ पे NH4 या H+ भी लुईस अम्ल हैं क्योंकि ये भी लोन पेयर लेते हैं, ये ग्रहण कर लेते हैं। जबकि यहाँ पे CO3+, ये आपका ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, Mg2+ भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन वो लेते हैं, ये अम्ल हो गए। बाकी जो NH3 बचा, तो NH3 क्षारक है क्योंकि NH3 में जो नाइट्रोजन है इस पर लोन पेयर रहता है और ये BF3 को डोनेट करता है, तो ये BF3 NH3 बनता है। यानी ये क्या हो गया, लुईस क्षार हो गया। H2O भी लुईस क्षार है क्योंकि ये प्रोटॉन ग्रहण करके H3O बनाता है, H3O यानी हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। इस तरह से ये हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म का अर्थ क्या अर्थ है, और निम्नलिखित स्पीसीज के लिए अम्ल क्षार बताइए। यहाँ पे हम पहली बात करें संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म की, तो ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ऐसी कुछ स्पीसीज होती हैं जिनमें एक प्रोटॉन का अगर स्थानांतरण कर दें, उनमें से एक प्रोटॉन निकाल लें या उनको एक प्रोटॉन दे दें, तो वे अम्ल या क्षार की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अर्थात एक प्रोटॉन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण ही वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ पर जो स्पीसीज पर प्रश्न में दी गई हैं उनमें से हम एक एक देखते हैं। इनमें जो स्पीसीज दी गई हैं उनमें हम देखें तो उसमें ये दी है इधर H, आपको उसमें स्पीसीज दी गई हैं, शायद देखिए ये कौन से प्रश्न की हुई हैं। यहाँ देखें हम जो स्पीसीज यहाँ आपको दिख रही हैं, H2O, ये प्रश्न 10वीं की स्पीसीज यहाँ आ गई हैं, आगे ये 11वीं की हो गई हैं, एक प्रश्न आगे पीछे हो गया है। चलिए इसको हम अगले भाग में इसको क्लियर करके बताते हैं।